Now, in question number 17, a process has delta H is equal to 200 joule per mole and delta S 40 joule per Kelvin per mole. Out of the value given below, choose the minimum temperature above which the process is spontaneous. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम लोग को जानना होगा कि प्रोसेस के लिए जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, गॉट इट। और डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब हुआ कि टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच का मॉड से होगा, गॉट इट। यानी अगर हमें मिनिमम टेम्परेचर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी होगी। यानी अगर टेम्परेचर डेल्टा एस बाय डेल्टा एस से बड़ा होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये मॉड वैल्यू ले लो, ये मॉड डेल्टा एच अपॉन मॉड डेल्टा एस। तो टी ग्रेटर देन मॉड डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच है 200 जूल पर मोल, ठीक है। एंड डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 40 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी टी ग्रेटर देन 5 केल्विन, यानी 5 केल्विन से टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, in question 18, it is given that the entropy change associated with the conversion of 1 kilogram of ice at 273 Kelvin to water vapor at 383 Kelvin, ठीक है। यानी H2O सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, H2O गैस में, ठीक है ना, वेपर में। H2O जब सॉलिड में था तब उसका टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन, और जब गैसियस में गया तो 383 केल्विन में हमने कन्वर्ट किया। ये डेटा नीचे दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर 4.2 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम एंड 2 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर आर 334 किलो जूल पर किलोग्राम एंड 2491 किलो जूल पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली, और ये डेटा दिया है लॉग की वैल्यू। तो हमें बताना है एंट्रोपी में चेंज कैसे होगा। तो देखो तुम लोग को गाइज ये समझना है कि H2O सॉलिड जब H2O लिक्विड में जाता है और H2O लिक्विड से H2O गैस में जाता है तो कैसे स्टेट चेंज होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 273 केल्विन पे जो H2O सॉलिड था पहले H2O लिक्विड में जाएगा, तो ये 273 केल्विन क्या होगा, इस टेम्परेचर पे सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में रहे होंगे, राइट। यानी 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सी पे ये मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। तो 0 डिग्री सी पे ये जस्ट लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके स्टेट पे कैसे चेंज करेंगे, H2O सॉलिड पहले कितने पे था, 273 केल्विन पे था, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा किस टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे। तो H2O लिक्विड में जाएगा 273 केल्विन पे, ठीक है। यानी ये लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट यहां पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब देखो लिक्विड H2O लिक्विड फॉर्म में किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर के बीच में रहता है, तो बोलेंगे 0 से 100 डिग्री सी, यानी 273 केल्विन से 373 केल्विन तक, क्योंकि 100 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तुम लोग पढ़े होगे, 0 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो 0 डिग्री सी का मतलब 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सी का मतलब 373 केल्विन। यानी H2O लिक्विड फॉर्म में कब कब रहा होगा, यानी 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक, यानी H2O लिक्विड स्टेट में कब रहा होगा, 273 से 373 केल्विन तक जो है ये H2O फॉर्म में लिक्विड स्टेट में रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो 273 से 373 तक ये H2O लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। अब 373 जो है ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, क्योंकि यहां पे लिक्विड पार्ट जस्ट वेपर में यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री से यानी 373 केल्विन। यानी इस पे H2O लिक्विड किसमें अब जाना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में। तो H2O गैस यहां पे कर सकते हो, इसका टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर में लिक्विड जस्ट गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा जब लिक्विड गैसियस फेज में जाता है। और फिर H2O गैस को किस में ले जाना है, H2O गैस में ही ले जाना है, और किस टेम्परेचर पे 383 केल्विन, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो इसको मैं क्वेश्चन
दिखा दे रहा हूं, देखो इसने दिया है कि 383 केल्विन में हम ले जाते हैं, तो 4 स्टेट में ये कन्वर्ट होगा। पहले 273 से 273 लिक्विड में जाएगा, यानी सॉलिड किस में जाएगा, लिक्विड में, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया, जहां पे सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एंट्रोपी में चेंज डेल्टा S1 मान लो। अब 273 से 373 तक लिक्विड H2O जो है लिक्विड स्टेट में रहा होगा, ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी में चेंज मान लो डेल्टा S2। इसमें देखो वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा, यहां भी लिक्विड स्टेट में है, यहां भी लिक्विड स्टेट में, तो दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। यहां पे V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक चीज माइंड में रखना है। अब देखो H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, इसके लिए डेल्टा S3 मान लो, ठीक है। अब 373 केल्विन ये क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और फाइनली 373 से हमें किस में ले जाना है, 383 में ले जाना है, इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S4 मान लो। तो देखो पहले के लिए हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बराबर। डेल्टा G इक्विलिब्रियम पे 0 होगा, इक्विलिब्रियम में इसलिए बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो डेल्टा G की वैल्यू 0 रही होगी इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो यहां से डेल्टा S की वैल्यू होगी डेल्टा H बाई T बराबर। तो यहां से तुम डेल्टा S1 निकाल लोगे क्या, डेल्टा H अपॉन T, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा H वेपराइजेशन जो कि ऑलरेडी दिया है 2491, देखो यहां पे 2491, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ठीक है ना, ये हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्योंकि सॉलिड किसमें फ्यूज हो रहा है, लिक्विड में, तो हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया, हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन दिया है 334, ठीक है ना, और हीट ऑफ वेपराइजेशन 2491 है, तो यहां पे आप लिखोगे 334, ठीक है। यूनिट इसका लिख लो किलो जूल, ठीक है, पर केजी, क्लियर। अपॉन में क्या लिखोगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था, तो देखो 273 था, ये देखो टेम्परेचर यहां पे कितना था 273, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.22 किलो जूल पर केजी, ठीक है, पर केल्विन, ये आ जाएगा डेल्टा S1। अब देखो डेल्टा S2 कैसे निकालेंगे, डेल्टा S2 में वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है ना, डेल्टा S2 में वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो डेल्टा S का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा S इक्वल टू NC ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। अब देखो यहाँ पे V2 इक्वल टू V1 बराबर है डेल्टा S2 हम निकाल रहे हैं, तो ln इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ln1 0 होता है, तो डेल्टा S2 की वैल्यू सिर्फ होगी NC ln T2 by T1, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो N1 ले लोगे। C क्या है, C है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि यहाँ पे दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया 4.2, यहाँ पे लिखोगे 4.2 और C की वैल्यू 4.2 ln हो जाएगा T2 टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 373 अपॉन में T1 है 273। अब देखो log m माइनस log n होता है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पे ln है, ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे मेमोराइज कर लेना कि ln x इक्वल टू 2.303 log x, ठीक है। यहाँ बेस 10 होता है, डेसिमल लॉग है, नेचुरल लॉग है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2.303 इंटू 4.2 इंटू लॉग 373 माइनस लॉग 273, है ना। अब देखो log 373 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2.572, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 4.2 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2.572 माइनस log 273 की वैल्यू ये दिया 2431, यहाँ पे लिखोगे 2.431, ठीक है, 436 है। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.31 किलो जूल पर केल्विन पर मोल केजी, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इजिली, ठीक है। ये कर लोगे तो ये चेक कर लेना 1.31 किलो जूल पर केल्विन पर केजी आएगा। अब डेल्टा S3, अब देखो डेल्टा S3 कैसे निकालेंगे, लिक्विड से किसमें जा रहा है, गैस में, टेम्परेचर क्या है, सेम है, देखो ध्यान से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेपर में जाएगा, लिक्विड किसमें जाएगा, वेपर में,
ठीक है, और टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा S3 किसके बराबर, अगेन ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसके लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, क्यों, यहाँ पे लिक्विड पार्ट एंड गैस पार्ट यानी सॉलिड सॉरी लिक्विड पार्ट और गैस पार्ट इक्विलिब्रियम में होंगे। जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो अगेन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे डेल्टा S3 की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा H क्या, वेपराइजेशन, ठीक है, अपॉन में T। तो डेल्टा H वेपराइजेशन कितना है, 2491 है। क्वेश्चन में देखो ये दिया है 2491 अपॉन में टेम्परेचर कितना है, तो ये लिखोगे 373 केल्विन। जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 6.67 किलो जूल पर केल्विन पर केजी। डेल्टा S3 हो गया। अब हमें डेल्टा S4 निकालना। अब देखो ये गैस, ये भी गैस में है, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहा होगा अगेन, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल्टा S4 की वैल्यू है, ये सेम ये फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो डेल्टा S4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NCln T2/T1 अगेन NCln T2/T1। अगर लॉग में लिखते हो तो ये लिखोगे 2.303 NC log T2/T1, ठीक है। तो यहां वैल्यू प्लग करो, N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1 है, C की वैल्यू कितना दिया है, C की वैल्यू दिया है 2, ठीक है। और log T2 कितना है 383 और T1 कितना है 373, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग m बाय n होता है log m माइनस log n, तो log 383 माइनस log 373। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, 2.303 इंटू 2 log 383 की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सी इन द क्वेश्चन, log 383 की वैल्यू है 2.583, यहाँ पे वैल्यू डाल दो 2.583 माइनस log 373 की वैल्यू यहां से डाल दो, 2.572 था, 2.572, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 0.05 किलो जूल पर केल्विन पर केजी, ठीक है। तो अब जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा S टोटल, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा S1 डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 एंड डेल्टा S4 सबका समेशन के बराबर होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू रख लो, तो डेल्टा S1 की वैल्यू कितनी आई थी 1.22, डेल्टा S2 1.31, डेल्टा S3 6.67 और डेल्टा S4 0.05। जब इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा 9.26, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ये दिया ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी इन क्वेश्चन 19, ठीक है। इन क्वेश्चन 19 कह रहा है कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, जहां पे T1 इज लेस देन T2 गिवन है। द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन W एंड फाइनल वॉल्यूम V। तो देखो इसने मॉड W और ln V में ग्राफ प्ले किया है, फाइनल वॉल्यूम, सी केयरफुली, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, फाइनल वॉल्यूम एंड W में हमें ग्राफ प्ले करना है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इसका मतलब गिवन होगा, कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कितना होता है, ये होता है -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। तो W हो जाएगा -2 मॉड W, देखो मॉड W कितना हो जाएगा 2.303 nRT log V2/V1। तो V फाइनल कितना है, V है, और V इनिशियल मान लो V1 रहा होगा, इमेजिन करो, यहाँ पे V इनिशियल कितना है V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो मॉड W, अब देखो मॉड के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 nRT log m by n होता है log m माइनस log n, log V माइनस log V1, गॉट इट। ये हो जाएगा मॉड W इक्वल टू 2.303 nRT log V माइनस 2.303 nRT log V1। अब देखो बेटा V1 गिवन है, यानी ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हम करेंगे। जिस दो के बीच में ग्राफ प्ले करना होता है, एक को y एक्सिस पे मान लो, एक को x एक्सिस पे मान लो, तो इसको y पे मान लेंगे और ln V को log V,
log v नहीं ln v दिया है, सॉरी ln v, तो नो प्रॉब्लम। देखो 2.303 इंटू log v को मिला के हम ln v लिख सकते हैं। तो mod w इक्वल टू हम लिख सकते हैं nRT ln v माइनस, ये देखो एक कांस्टेंट हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हम k रख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मान लिया y पे, ln v को मान लिया x पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू nRT x माइनस k। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जिसका स्लोप क्या होगा, nRT होगा, है ना। स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करोगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m इसका स्लोप हो जाएगा, जो कि स्लोप कितना है, nRT है, और c y इंटरसेप्ट होता है जो कि माइनस k है, और माइनस k कितना है, ये k की वैल्यू है। तो देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्ले करने के लिए एक बार x को जीरो करो, एक बार y को जीरो करो। तो इसमें मान लो w मॉड w और इसमें मान लो ln v। तो x जब जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस k होगी। सी केयरफुली, y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस k होगी। तो माइनस k का मतलब यहाँ पे निगेटिव में जाएगा कहीं, ठीक है। बट हम वर्क निगेटिव तो होगा नहीं, तो हम इसको एक डॉटेड से करेंगे, यहां से अब ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू जब जीरो होगी तो y माइनस k होगा, और y की वैल्यू जो जब जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, k बाई nRT, और k की वैल्यू ये दिया है ना। तो कुछ यहाँ पे आया होगा, ये है, हमें मॉड w एंड ln v के बीच में अगर आप प्ले करें तो ये निगेटिव पोर्शन पे क्लिक करेगा, ठीक है। अगर मान लो, इमेजिन करो, कह रहा है कि ये T2 टेम्परेचर पे गिवन है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, k अपॉन nRT, और k की वैल्यू कितनी है, (0), इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना दिया है, 2.303 nRT log v1 अपॉन में nRT, ये है इसका कोऑर्डिनेट। मान लो ये कोऑर्डिनेट a है, तो a का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, nRT कटा, तो ये हो जाएगा ln v1, ठीक है। 2.303 इंटू log v1 को हम लिख सकते हैं ln v1, तो a का कोऑर्डिनेट होगा ln v1, यानी टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। और ये k की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, k होगा, ठीक है, 0, k होगा, माइनस k, तो k की वैल्यू क्या होगी, k यहाँ पे है 2.303 nRT ln v1। तो अब देखो जरा गेस करो, यहाँ पे टेम्परेचर उसने दिया है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब T2 का जो हाइट है वो नीचे आएगा, T1 अगर मैं दो टेम्परेचर पे प्ले करूं ग्राफ, तो एक ऐसे कुछ आएगा, ये T1 पे गया होगा और ये किस पे गया होगा, T2 पे गया होगा, ठीक है। इसका भी कोऑर्डिनेट 0, -k होगा। k की वैल्यू क्या है, 2.303 nRT log v1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो nRT ln v1। तो देखो k की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। k की वैल्यू ज्यादा कब होगी, इसमें देखो k ज्यादा तभी होगा जब t ज्यादा होगा, और t ज्यादा होगा तो किसमें ज्यादा है, T2 ज्यादा है, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो ये T2 वाला ग्राफ नीचे आएगा और T1 वाला ग्राफ ऊपर गया होगा। अब देखो इसमें मिला कौन सा ऑप्शन में दी, ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखो अगर हम इसको ड्रॉ करें पीछे तो पॉजिटिव पे कट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये भी देखो, ये ओरिजिन से जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है T2 वाला ग्राफ पॉसिबल होगा पर T1 वाला नहीं होगा। इसमें देखो दोनों निगेटिव आएंगे। अगर हम इसको नीचे की तरफ बढ़ाएं, इमेजिन करो, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो मोर अप्रोप्रिएट ये होगा। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि T1 पॉजिटिव, मतलब ये जो है यहां पॉजिटिव पे कट करेगा, इसके लिए K1 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर है सी। सी क्वेश्चन 20 कह रहा है कि द कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड gives CO2 and H2O liquid given that heat of combustion of benzene at constant volume -3 to 63.9 kilojoule per mole at 25 degree C, heat of combustion in kilojoule per mole of benzene at constant pressure will be what। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा एच को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा यू होता है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच कहता है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है -3263.9 किलोजूल पर मोल, क्लियर। तो अब यहां पे फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी।
ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब पहले हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एनजी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का रखो रिएक्शन C6H6 जो कि लिक्विड स्टेट में है बेंजीन, इसको हमने ऑक्सीजन में जलाया, क्या क्या मिलेगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हो तो CO2 मिलता है। 6 है तो यहाँ 6 कर दो बैलेंस करने के लिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 कर दो। अब देखो 6 2 12 एंड प्लस 3, राइट साइड में 15 ऑक्सीजन एटम है, इधर कर दो 15/2, 2 बैलेंस ऑक्सीजन। ये गैसेस स्टेट में होता है, ये गैसेस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ से डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो। डेल्टा एनजी क्या होगा, 6 - 15/2। यहाँ पे सिर्फ हमें गैसियस स्टेट में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए हैं उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेने होते हैं। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है और इसका कितना है 15/2, तो 6 - 15/2 जो कि आ जाएगा कितना -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा एच बाई इक्वेशन 1/1 तो क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ रखो। देखो किलो जूल में, यूनिट हमें समझ के लिखना है, 3263.9 ये किलो जूल में दिया है, किलो जूल पर मोल, ये मेमोराइज कर लेना। प्लस डेल्टा एन की वैल्यू है -3/2, आर की वैल्यू है, आर देखो कितना है, आर दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टी दिया है 298, 25 डिग्री से में 298। अब देखो ये जूल है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पूरा का पूरा आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा -3267.6 किलो जूल पर मोल। सिंपल यहां पे मैंने एक कन्वर्जन किया, इसे मेमोराइज कर लेना। यहां पे देखो आर की जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, -3267.6 ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ इन क्वेश्चन 21 डेल्टा यू इज इक्वल टू, कह रहा है डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी। तो देखो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, इफ क्यू इज 0, ठीक है, और सिंपली यू कैन राइट डेल्टा क्यू, इफ डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन हीट इज 0 इट मीन्स प्रोसेस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ऑलराइट, तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी फॉर एडियाबैटिक, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क and delta u is equal to work. This work is known as the adiabatic work because in adiabatic process the net change in heat is 0, that is to say delta q is 0. तो ये एडियाबैटिक हो जाएगा। अब एडियाबैटिक हो जाएगा तो डेल्टा यू की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइसोकोरिक वर्क नहीं होगा क्योंकि आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 होता है। अगर डेल्टा वी 0 होगा तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 0 होगा, देन W क्या होगा, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा V 0 हो जाएगा तो W भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, डेल्टा Q चेंज इन हीट के बराबर होगा। तो हम आइसोकोरिक वर्क नहीं बोलेंगे। सिमिलरली आइसोबारिक के लिए डेल्टा P 0 होगा, डेल्टा P 0 होगा तो यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, डेल्टा Q प्लस W। ठीक है, वैसे ही आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो W किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा क्यू के। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा यू 0 होता है, सॉरी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 22 द स्टैंडर्ड स्टेट गिब्सपी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट एंड सी डायमंड एट टेम्परेचर 298 केल्विन आर। ये देखो फॉर्मेशन ग्रेफाइट का और ये डायमंड का गिब्स एनर्जी जो है फ्री गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ग्रेफाइट के लिए 0 किलो जूल पर मोल है एंड डायमंड के लिए 2.9 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो उसने बोला है कि द स्टैंडर्ड स्टेट मींस द प्रेशर शुड बी 1 बार एंड सब्सटेंस शुड बी प्योर एट ए गिवन टेम्परेचर। द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट सी ग्रेफाइट टू डायमंड reduces its volume by
लोअरिंग इन वॉल्यूम दिया है 2 into 10 का पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल. इफ सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड इनटू सी डायमंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर 298 केल्विन, द प्रेशर एट विच सी ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड. कह रहा है कि वो हमें प्रेशर बताना है जिसपे ग्रेफाइट जो है इक्विलिब्रियम में होगा जो है डायमंड के. ठीक है ना, यानी कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में है, ठीक है, वो किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डायमंड फॉर्म में, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा. तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड. ये डायमंड है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, प्रोडक्ट में डायमंड है और रिएक्टेंट में ग्रेफाइट है. ठीक है, ये बराबर होगा, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा इसके बराबर होगा. ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोडक्ट माइनस टोटल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्टेंट. ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितने दिया है, विच इज गिवन 2.9, तो यहाँ वैल्यू प्लग कर दो 2.9 माइनस 0. ठीक है, ये किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में. ठीक है, तो इसको लिख सकते हो जूल में 2.9 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर मोल. ठीक है, ये हो गया डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. गॉट इट, इक्वेशन 1 हो गया. अब देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, तो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे देखो स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी सॉलिड स्टेट में होता है ग्रेफाइट, डायमंड भी सॉलिड स्टेट में होता है, तो नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, तो डेल्टा एस 0 होगा. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और जब डेल्टा एस 0 होगा तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी डेल्टा एच के बराबर होगी. यस, डेल्टा जी नॉट कर लो यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड स्टेट में. और डेल्टा एच की वैल्यू विच इज डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दिया है कितना, तो दैट इंप्लाइड डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी 2.9 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2. अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रेशर क्या होगा जिसपे सी ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम में होगा सी डायमंड के. तो अब देखो प्रेशर निकालने का तरीका क्या है. अब यहां पे हम लगाएंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ठीक है, एक और रूल लगाएंगे. अब डेल्टा यू आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 2.9 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल इक्वल टू पी डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम देखो यहां दिया है 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल. तो ये लिख सकते हो 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब मोल इनवर्स. ठीक है, तो यहां से जो प्रेशर निकलेगा दैट विल बी 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, जूल पर मोल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल. ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगी 1450 इंटू 10⁻6 जूल पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये आ जाएगा. अब देखो जूल पर मीटर क्यूब को हमें किस में करना है, प्रेशर को हमें बार में लाना है क्योंकि सभी ऑप्शंस जो है बार में दिए हुए हैं. ऑलराइट, तो जूल पर मीटर क्यूब को बार में कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 1 जूल इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब. अब क्या करो, जूल बाय पास्कल करो, जूल बाय पास्कल. तो जूल को अगर पास्कल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब. ऑलराइट, तो यहां से जूल पर मीटर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा पास्कल. ऑलराइट, तो इसको तुम लिख सकते हो 1.1450 इंटू 10⁻6 पास्कल. नाउ पास्कल को बार में कन्वर्ट करना है तो 1 बार में 10 का पावर 5 पास्कल होगा. तो इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें 10 का पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1.1450 इंटू 10⁻6 अपॉन में 10 का पावर 5, और ये हो जाएगा बार में. तो सिंपली यू कैन राइट प्रेशर जो होगा 1450 इंटू 10 यानी 14500, ये हो जाएगा बार. अब देखो उसने बोला है कि ये तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है. इनिशियल प्रेशर कितना दिया था, ये जो प्रेशर आया वो इक्विलिब्रियम पे आया, और इनिशियल प्रेशर कितना था, 1 बार. कह रहा है कि द स्टैंडर्ड स्टेट मींस द प्रेशर शुड बी 1 बार. तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो इनिशियल प्रेशर टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर बराबर होगा इनिशियल प्रेशर प्लस प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल प्रेशर 1 है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हमने कैलकुलेट किया तो यह आ गया 14,500, तो ये आ जाएगा 14,501 बार, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 300 Kelvin in thermal contact with the surroundings expand isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atm. In this process, the change in entropy of the surroundings, delta surroundings in joule per Kelvin, हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मली जा रहा है तो डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा यू जब जीरो होगा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डब्ल्यू, एंड वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, माइनस तो पहले से था, डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू माइनस पी एक्सटर्नल P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस P एक्सटर्नल विच इज कितना दिया है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm एंड डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 यानी 2 माइनस 1, V2 ये दिया है, V1 ये दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 atm लीटर एंड एटीएम लीटर में आ गया, 1 एटीएम लीटर में कितना जूल है, 101.3 जूल, तो 3 इंटू 101.3 जूल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा क्यू की वैल्यू। आगे कह रहा है इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स, ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी के लिए डेल्टा एस जो सिस्टम का हम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू अपॉन टी के बराबर होगा। तो डेल्टा क्यू कितना आया, ये आ गया 3 इंटू 101.3 जूल अपॉन में टी, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.013, ठीक है, जूल पर केल्विन, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा डेल्टा एस सिस्टम का। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी एंट्रोपी चेंज के लिए अगर सिस्टम से कोई एंट्रोपी चेंज होकर सराउंडिंग्स में जा रही है तो नेट चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, यानी सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये क्या होगा, जीरो होता है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा एस सिस्टम, तो ये हो जाएगा माइनस 1.013। ठीक है, जूल पर केल्विन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।